रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। कैन यू ऑल सी रिकॉर्डिंग बटन ऑन योर स्क्रीन? रिकॉर्डिंग बटन सबको दिख रहा है ना? यस ओके। सर। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है केपी एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में, जो कि आज से आरंभ हो रहा है। इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि अभी हम 2.5 महीने करीब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। तो एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लें, एक दूसरे को जान लें, कौन कौन इस बैच में कहाँ से है। तो अपने बारे में सिर्फ इतना बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, कौन सी लाइन से हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, पॉकेट साइंस में क्या एक्सपीरियंस है। 2 मिनट का जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। देन आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ एंड माई इंस्टीट्यूट, और उसके बाद फिर हम केपी एस्ट्रोलॉजी आरंभ करेंगे। तो आई विल स्टार्ट विद मदन जी। मदन जी बताएंगे अपने बारे में। यस सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार हाँ। सर, मेरा नाम मदन अटेरकर है। मैं हाँ। इंदौर से ज्वाइन करा है और इंदौर में ही रहता हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ। मैं एज ए डीजीएम रिटायर्ड हुआ ग्रेसिम इंडस्ट्रीज से। हाँ जी। और अभी मैं अपनी खुद की कंसल्टेंसी करता हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस एंड सिक्स सिग्मा एंड ऑल। और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट शुरू से ही था, बट अभी मैं ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकता हूँ। और केपी के बारे में पता चला मुझे कि थोड़ा सा कुछ फार्मूला टाइप है इसके अंदर, जिससे कि हम जो है वो मतलब वैदिक में जो गैप्स हैं उसको एड्रेस करे जा सकते हैं। नॉट गैप्स बट या इम्प्रूव्ड वर्जन है थोड़ा सा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे काफ़ी सीखूं और उसको जो है वो कोशिश करूं इम्प्लीमेंट करने की। मेरा जो अधूरा है ज्ञान उसको पूरा करूं। हाँ हाँ, आपका सोचना सही है काफी हद तक। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वैदिक को ही सपोर्ट करती है, वैदिक पे ही आधारित है। नॉट ओनली ऑन वैदिक, इट हैज टेकन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम वैदिक, फ्रॉम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड फ्रॉम नाड़ी सिस्टम। ओके, तो आधार इसका वैदिक ही है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, सबका आधार वैदिक ही होता है। किस प्लैनेट की क्या सिग्निफिकेशन है, कौन से हाउसेज है, कौन से नक्षत्र है, वो तो सब वैदिक की ही देन है, बाकी सब ऑफशूट है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में। धन्यवाद। आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर धर्मेश जी टू टेल अस अबाउट हिमसेल्फ। या गुड इवनिंग। मेरा नाम धर्मेश मिस्त्री है, मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी। और बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। हाँ जी। मेरा खुद का इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। और एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक इंटरेस्ट रहा है बचपन से, लेकिन टाइम कभी मिला नहीं। तो अभी जस्ट सोचा है कि ये भी सीखें। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है इसके बारे में। और मैं एस्ट्रो वास्तु का आपका एक कोर्स किया लास्ट मंथ। तो अभी ये डिटेल में मैं सोचा कि अभी केपी एस्ट्रोलॉजी जरा डिटेल में सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हाँ, केपी। ठीक है धर्मेश जी, यू आर मोस्ट वेलकम। रुद्र प्रसाद जी, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। मैं एस्ट्रोलॉजी में ही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत वैदिक सीखा हूँ। और वेस्ट बंगाल का हूँ। मेरा नाम रुद्र प्रसाद है। मैं यही करता हूँ। इसके साथ मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। और मैं वैदिक के साथ वो लाल किताब का भी कोर्स थोड़ा किया हूँ। और केपी का भी थोड़ा किया हूँ। सालसा मेथड का जो है वो भी किया हूँ थोड़ा। तो ये सीखने का मुझे बहुत शौक है। और इसमें मतलब के एक्सपीरियंस करने के लिए जितना चाहे उतना सीखना है और डीप में जाना है कि इसके अंदर क्या है। क्योंकि जब छोटा था तब से ही ऐसे ही है कि कुछ डीप में जाना है और उसके अंदर के टोटल जानना है। इसीलिए मैं आपके बात पसंद हुआ तो मैं आपके यहाँ पे गुरु मानकर आपको सीखने के लिए आया हूँ सर। ठीक है रुद्र प्रसाद जी, आपका स्वागत है। देखिए एस्ट्रोलॉजी, देखिए सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, एवरीबॉडी। रुद्र प्रसाद जी, ये तो एस्ट्रोलॉजी तो कंटिन्यूस लर्निंग की लाइन है, तो आप सही सोच रहे हो। इसमें तो काफी साधना करनी पड़ती है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जो फिर भी एस्ट्रोलॉजी को कम समय के अंदर काफी ज्यादा प्रेडिक्शन करने में सक्षम बना देता है ना। क्योंकि आप एक निश्चित डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो और कह सकते हो कि ये घटना होगी या नहीं होगी।
पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्र जी। थैंक यू सर। राजा जी, राजा दास जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम वैभव दास है, राजा दास से बोल सकते हैं। अच्छा। नेटिवली मैं उड़ीसा से हूँ, बट अभी अमृतसर में रहता हूँ और जॉब करता हूँ एज चीफ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर फार्मास्यूटिकल कंपनी। अच्छा। एक्चुअली मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी हाँ और लोगो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। हाँ। तो केपी सीखने के लिए भी इंटरेस्ट था, तो मिला, अच्छा, सौभाग्य मिला आपसे सीखने के लिए। चलिए राजा जी, हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। नाउ रिक्वेस्ट सोमा जी थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। मेरा नाम सोमा साहा है, I'm बंगाली। हाँ मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से हूँ। हाँ जी। मैं टैरो रीडर, वैदिक गेट्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस कर रही हूँ हाँ और रेकीलर भी हूँ। बाकी केपी में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि पीक पॉइंट में बहुत डीप जाके प्रेडिक्शन दे सकती हूँ सकते हैं। यस केपी यस में, यस। ये ज्वाइन किया। बिल्कुल ठीक है। देखो, आप टैरो वगैरह करते हो तो उसमें एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे सकते हैं, पर पूरी लाइफ के बारे में बताना हो, फिर ये बताना हो कि ये घटना कब घटित होगी, किस साल होगी, किस महीने होगी, किस दिन होगी, है ना। तो उसके लिए तो फिर हमें एस्ट्रोलॉजी का ही डीप जाना पड़ता है। तो केपी हाँ, एस्ट्रोलॉजी, और बिल्कुल। केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें आप आजकल के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन है, जो कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स है ना आजकल की, 2000 साल पहले तो अलग दुनिया थी, अलग रूल रेगुलेशन थे, अलग तरह के सब्जेक्ट थे, प्रोफेशन थे। ओके, आज नई नई समस्याएं हर क्षेत्र में। तो क्योंकि ये पुरानी साइंस और नई साइंस का एक फ्यूजन है, मिक्सचर है, तो इसमें आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, बहुत वास्ट है। तो आप इसमें, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। माधवी रवि जी, आप बताएंगे अपने बारे में। जी नमस्कार सर, मेरा नाम माधवी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हाँ केपी एस्ट्रोलॉजी वैसे तो मेरा कोई एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छा बस ऐसे भारत की विद्या है तो सीखने का मन था, तो इसलिए अच्छा। आपको अच्छा, ज्वाइन किया है। मतलब यू आर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम विद दिस कोर्स। जी सर, वैसे मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मैंने। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जी, अदरवाइज हाँ। अदरवाइज व्हाट यू डू अदरवाइज। नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ सर। आप में अभी तो ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया इंटरेस्ट है। है, हाँ सर। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है माधवी जी। नाउ आई रिक्वेस्ट अतुल शुक्ला जी टू टेल अस अबाउट गुरु प्रणाम। हाँ जी। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हाँ जी। मैं नाड़ी ज्योतिष भी सीखा हूँ, अच्छा। न्यूमरोलॉजी भी थोड़ा बहुत आता है। हाँ हाँ। मगर केपी में गहन रुचि थी, वो आपसे मुलाकात हुई हाँ और सीखने की इच्छा हुई, तो मैं सीख रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मोस्ट वेलकम। अर्चना जैन जी। अच्छा, अर्चना जी कुछ बताएंगे अपने बारे में। आप अपने को म्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए। Yes, I'm from Pune and I teach science and maths to 7th 8th standard kids. अच्छा। कोरोना से मैंने टीचिंग बंद किया है and now हाँ। I want to learn something. अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा है, मेरे फादर थोड़ा सा वैदिक करते थे, ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स। अच्छा। तो मुझे थोड़ा प्लैनेट्स, राशि, दशा हाँ। थोड़ा सा नॉलेज है, बस दैट्स ऑल। चलो चलो, अच्छी बात है। देखो, एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो पूरा मैथमेटिकल है, पूरी एस्ट्रोनॉमी रखती है। अभी तो हम लोग चार्ट पढ़ लेते हैं, कौन सा प्लैनेट कौन से राशि में, कौन से स्टार में है, कौन से चरण में है, इस पे पूरी मैथमेटिक्स लगती है। ठीक। पर हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आजकल तो कंप्यूटर्स हैं, यू जस्ट फीड इन द बर्थ डिटेल्स, पूरा कुंडली बन जाती है। अदरवाइज तो इसमें बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी। थैंक यू। अजय जी अपना कुछ बताएंगे थोड़ा। अजय जी। मेरा नाम अजय है, मैं एक रिटेल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल से हूँ, न्यू जर्सी में। एक्चुअली मैं अभी काम पे बैठा हूँ, तो इसीलिए
मैं हाँ। बैक रूम में बैठा हुआ आपका पोस्ट कोई बात नहीं, नाइस टू चलिए सी ठीक, यू। थैंक यू। चलिए ओके ओके, आपका स्वागत है जी। शुभांकर विश्वास जी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शुभंकर विश्वास है एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल हाँ जी। एंड आई एम फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट इज हुगली, चिंचुरा टाउन इज अच्छा चिंचुरा। अच्छा अभी अच्छा, मैंने आपका बहुत सारा जो यूट्यूब में जो चैनल्स है, तो जितना सारा वीडियो है सब मैंने देख लिया। देखा है, और ओके ओके। हाँ, हाँ फ्रॉम PTR to relationship and marriage, each and every item I have seen. I have हाँ, watched that one. By profession, I am a software engineer अच्छा on a अच्छा, multinational company, and I am very much interested on KP. And I have also watched on your जो advanced जो है ना 4-step theory, that I have also watched from your video. फोर And स्टेप थ्योरी। हाँ, yes. और केपी स्टोर, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट शुभांकर जी, तो आप और अच्छा आपका अब और मेरे पास नॉलेज बोलकर वो जो हाउस है, प्राइमरी हाउसेस है एंड राशि लगना, ये सब मुझे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई किया। अच्छा अच्छा, तो मैंने अभी सोचा कि थोड़ा बहुत एडवांस कुछ पास सीख जाऊँ। चलिए चलिए ठीक है। और खेती में जो डेट एंड टाइम वाइज जो प्रेडिक्शन होता है, आई हाँ एम वेरी मच इंटरेस्टेड ऑन दैट वन। ठीक है, वो आप सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे उसको। ठीक है शुभांकर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और धीरेन्द्र सिंह जी, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में रुचि कब पैदा हुई। एस्ट्रोलॉजी में सर पहली बार होता है तो अब देखा है, हाँ हाँ, तो यूट्यूब में देखा है, यूट्यूब में देखा है। ओके ओके, चलिए यू आर वेलकम इन दिस ग्रुप। कुछ लोग आज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, उनका मैसेज आया था, तो उनसे नेक्स्ट टाइम हम लोग मुलाकात करेंगे। तो चलिए, आप लोग को सबको जाना और सब लोगों की बहुत अच्छी बैकग्राउंड है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग काफी कुछ सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम सुनील दीक्षित है, और मेरा जो फील्ड है वो भी सॉफ्टवेयर का ही रहा है। शुरू से सॉफ्टवेयर फील्ड में थे, और ऑकल्ट साइंस का बचपन से ही शौक था। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह हम लोग बचपन से ही पढ़ते थे एज ए मैच्योर। उसके बाद फिर फॉर्मल एजुकेशन भी करी थी, काफी बड़े कोर्स भी किए थे एस्ट्रोलॉजी के। अभी 7-8 साल से मैं पूरी तरह से डेडिकेटेडली ऑकल्ट साइंस में ही हूँ, और एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, वास्तु के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मैं बना रहा हूँ। तो ये मेरा पैशन है, इंटरेस्ट है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कई बार जो मैंने सीखा है मैं लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड है उसमें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाऊँ। चलिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में परिचय भी दूंगा, और फिर हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो आरंभ करेंगे। अभी किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, सर मैंने किया था। हाँ सर एक्चुअली मैं बोल रहा था जैसे आपको कि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसमें भी सर हमने कोई चीज का प्रेडिक्शन टाइम वाइज कर सकते हैं, तो हाँ, केपीआर उसमें क्या डिफरेंस है? अभी सब जानोगे, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है। जी सर। डिफरेंस क्या, सब देखिए, टाइमिंग के तो 1000 टूल है, कोई एक टूल थोड़ी है। आप खुद बता रहे हो, लाल किताब में तो जनरली बता देते हैं कौन सा घर कहाँ बैठा है, क्या करो क्या ना करो। जी सर, हाँ। लाल किताब में तो प्लैनेट को शिफ्ट भी कर देते हैं। प्रेडिक्शन एक तरह से हो ही नहीं पाती। लाल किताब तो बस पॉपुलर हो गई। लाल किताब तो वैदिक का एक चैप्टर है। पाराशर जी, व्रत पाराशर होरा शास्त्र का वॉल्यूम पढ़ोगे, उसका एक चैप्टर है कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठ के क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके हिसाब से ही हम लाल किताब में कह देते हैं कि भैया कौन सा प्लैनेट कौन से खाने में बैठ के क्या रिजल्ट देगा। लग्न को भी नहीं लेते हैं, सबकी कुंडली जो है मेष राशि का लगन लेके काल पुरुष की राशि लेकर बना देते हैं। जी जी। पूरे दिन में बंदा कभी भी पैदा हुआ एक ही राशि,
है ना, चाहे मेष में हो, चाहे वृषभ में हो, चाहे मीन में हो, 10वें खाने में मंगल, एक ही रिजल्ट। नहीं सर, उसका तो जन्म कुंडली भी लेते हैं और वर्षफल भी लेते लेते हैं। लेते हैं, पर वो काल पुरुष का ही बना देते हैं ना आपको। अगर पूरे लाइफ की कुंडली देखो, वो तो वर्षफल बनी ना, वो तो एक अलग चीज है। पूरे लाइफ की कुंडली अगर पढ़नी हो, चलो हर विद्या की अपनी कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो इसके अलावा सहम के द्वारा बताते हैं, डबल ट्रांजिट के द्वारा बताते हैं, वर्षफल के द्वारा बताते हैं। तो कितनी टेक्निक्स हैं, तो केपी की भी अपनी एक टेक्निक है बताने की। और एस्ट्रोलॉजी में मैं अधिकतर स्टूडेंट को ये पाता हूँ कि सारा फोकस इसी पे लगा देते हैं कि कौन सी घटना कौन से दिन हो। उससे पहले जो 95% है उस पर ध्यान अगर आप लगा दोगे तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। क्या उसके जीवन में वो घटना घटित होगी जो उसने प्रश्न पूछ रहा है? वो पूछ रहा है मेरे संतान होगी या नहीं, अगर आप ये बता सको अच्छे से कि यह संतान होगी। सर वो कोई पूछ रहा है मेरा, सुनिए मेरी बात, कोई कहता है मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो होगा नहीं होगा। मेरा डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, प्रश्न कुंडली देख के ये बताओ कि आपका होएगा या नहीं होगा। ठीक है, होएगा तो किस पीरियड में होगा, इस साल में होगा, इस महीने में होगा। अगर आप इतना भी बता दो कि जैसे आपकी शादी होगी 2024 में अक्टूबर से नवंबर के बीच में, या अक्टूबर से दिसंबर, कौन सी दशा में, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हाँ सर, वहां तक ही पहुंच जाओ। लोग वहां ना पहुंच के सुविधा कहेंगे बट डेट कौन से दिन निकलेगी, डेट कौन से दिन निकलेगी, वो सबसे चैलेंजिंग चीज है। और जो लोग पहले दिन से इसी में फंस जाते हैं कि मेरे डेट निकालनी है, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। वो विद्या को सीखिए, पर वो सबसे चैलेंजिंग चीज है, वो आएगी प्रैक्टिस करने से, धीरे धीरे आएगी। ओके, वो बहुत चैलेंजिंग फील्ड है किसी भी। अब आपकी अलग अलग नॉलेज है, सबको आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो वाट आप इस कोर्स के अंदर केपी के द्वारा भी हम गोचर के द्वारा कौन सी घटना कौन से साल महीने और दिनों की, ये हम सीखेंगे। वो मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, पर हमको अपनी अटेंशन रखनी चाहिए कि फलित कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट फलित करना है। फलित करने में फेल हो जाओगे अगर, तो फिर घटना कब होगी कब नहीं होगी उसका कोई लॉजिक रह नहीं जाता है। मेरे काफी स्टूडेंट इसी अंधकार में भटकते रहते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, तो इसको भी सीखेंगे, जरूर से सीखेंगे, और वो पूरा मैं आपको समझाऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। एक सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अपनी स्लेट को खाली रखना। कोई नाड़ी सीख के आया है, कोई वैदिक सीख के आया है, कोई केपी सीख के आया है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है और उसका पूरा सम्मान है। परंतु जब हम केपी पढ़ेंगे तो केपी में कृष्ण मूर्ति जी ने क्या बताया है, उसके लिए अपने दिमाग के एक कोने में जगह रखनी है। अपने कंटेनर, अपनी बाल्टी में इतनी जगह रखनी है कि नई चीज उसमें आ जाए। अगर अपनी पुरानी बाल्टी को फुल रखोगे कि भैया मुझे तो पूरा आता है वैदिक, उसमें जगह ही नहीं है केपी के नए रूल रखने के लिए, फिर इलझ के रह जाओगे। एस्ट्रोलॉजी एक विषय ऐसा है जो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। जब मैं केपी पढ़ाता हूँ और वैदिक पढ़ाता हूँ, जैमिनी पढ़ाता हूँ, तो जैमिनी पढ़ाऊंगा तो जैमिनी के रूल लगते हैं। वैदिक पढ़ाता हूँ तो वैदिक के रूल्स कॉन्टेक्स्ट लगेंगे। जब केपी पढ़ाऊंगा तो कॉन्टेक्स्ट लगेंगे, और कई बार रूल मुझे पता है वो एक दूसरे से ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, वैदिक जिन लोगों को आती है उनको पता होगा, कोई भी ग्रह अगर किसी राशि में 1 या 2 डिग्री पर है, युवा मतलब बाल्यावस्था में है, उसको कहते हैं वो वीक है, रिजल्ट नहीं दे पाता है। ऐसे कोई ग्रह 28 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, वो प्रौढ़ावस्था में है, वो कहेंगे क्योंकि प्लैनेट प्रौढ़ावस्था में है ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वीक है। जो भी उसको अच्छे रिजल्ट देने हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं दे पाएगा। फिर आप जैमिनी पढ़ोगे, वो कहेंगे सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह तो आत्मकारक है, ये तो की प्लैनेट है। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई चीज। और इवन एक ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एक ऋषि मुनि ने एक किताब लिखी है, दूसरे ऋषि मुनि ने दूसरी लिखी है, उनकी बातें भी कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती हैं।
तो हमको एस्ट्रोलॉजी में कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जीना आना चाहिए। इस चक्कर में पढ़ने की कि ये ठीक है या वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों की बात सुनिए, विचार करिए, आपको लॉजिक जो लगता है आप अपने तरीके से करोगे, हर चीज में डिवाइन साइंस है, रिजल्ट सब में सही आते हैं। ओके, तो ये गुजारिश है कि नई विद्या को नए तरीके से सब लोग सीखिएगा। पुरानी चीज की जब जरूरत पड़े तो उसकी भी यूज करिए, पर जो भी नया नियम है उसको पुराने के कंपेयर करते रहेंगे तो फिर सीखने में दिक्कत होती है। चलिए आगे चलते हैं। एपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखिए गणेश जी की चित्र हमारे सामने है। गणेश चतुर्थी पे हमारा आरंभ भी हो रहा है। गणेश चतुर्थी दिन में लग चुकी है। ओके, और बहुत शुभ मुहूर्त में हम लोग बैच को शुरू कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी गणेश जी के बहुत बड़े उपासक थे। कृष्णमूर्ति जी ने कई सारी थ्योरी दी है, स्पेशली जो उनकी मोस्ट फेमस थ्योरी है सब लॉर्ड थ्योरी। नाम सुना है सब लॉर्ड थ्योरी का आप लोगों ने? जी सुना है। यस सर। सब लॉर्ड थ्योरी की जो खोज है उसकी भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा जब सब लॉर्ड आएगा। तो उसकी थ्योरी से पहले वो एक प्रश्न के अंदर अटक गए थे, उनको समझ में आने में प्रॉब्लम हो रही थी कि ऐसा ये घटना क्यों घटित हुई। उसके बाद वो गणेश जी के शरण में गए, कई दिन तक तपस्या करी, साधना करी, और उसके बाद उनको एक सडनली जो भी दैवीय चमत्कार कहो उनको उस प्रश्न का उत्तर समझ में आया और उन्होंने नई थ्योरी की रचना की जिसको कि सब लॉर्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसकी क्यों जरूरत पड़ी, वो कौन सा प्रश्न था जिसमें वो अटक गए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात, गणेश जी जो है, अब मुझको ये बताइए कि कौन सा प्लानेट है ऑकल्ट साइंस का? ऑकल्ट साइंस के लिए मेन प्लानेट कौन सा है कुंडली के अंदर? 9 ग्रह है। केतु। केतु है। तो केतु जो प्लानेट है ये समस्त ऑकल्ट साइंस का अधिपति है, मतलब ग्रह। और केतु के जो आराध्य देव है, डीटी है, वो भगवान गणेश है। फिर दूसरी चीज होती है, एक रेमेडियल पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी तो करोगे पर आप किसी की कोई प्रश्न है उसको सॉल्यूशन भी दोगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। ये रेमेडी कहाँ से आई है? ये सारी रेमेडी हमारी अथर्व वेद से निकल के आई है। सारे यंत्राज हमारे अथर्व वेद से निकल के आए हैं। तो जो भी हम रेमेडी देंगे, यंत्र की पूजा करने के लिए देंगे, अथर्व वेद से निकल के आया है। और अथर्व वेद के जो डीटी हैं वो भी भगवान गणेश हैं। और हमारी जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से तो हर बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश जी हैं। हर विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश जी हैं। शुभ कार्य को मंजिल तक पहुंचाने वाले गणेश जी हैं। तो गणेश जी के आशीर्वाद से हम लोग शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। केपी मैं पढ़ाता हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स है जो अभी कुछ टाइम पे मेरे पढ़े हैं, अदरवाइज तो मेरी क्लासेस चलती है, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट रहते हैं। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी में केपी में और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क रह जाता है।
कौन सी बुक्स और सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं। फिर थोड़ा सा हम जोडियक के बारे में समझेंगे कि जोडियक क्या है। अभी किसी ने कहा कि मेरा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो देखिए पूरा जो ग्रह है उसके पीछे एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी की जानकारी बहुत डिटेल में तो नहीं चाहिए, पर हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जोडियक क्या होता है। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि उसका क्या रिलेशन है राशियों से, नक्षत्रों से। ओके, दैट वी विल अंडरस्टैंड राशि, नक्षत्र वगैरह के बारे में। देन द फेमस सबलॉट थ्योरी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसकी मैं आपसे अभी बता रहा था कि गणेश जी की शरण में गए थे। और ये सब लॉर्ड और सब थ्योरी, ये सब डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। होरारी टेबल के बारे में आज हम समझेंगे। और उससे पहले तो हमको ये समझना है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष को एक ही सेंटेंस के अंदर ऋषि पाराशर लिख गए थे, ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम। देखिए मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होने लगता है, डेली नित्य हर पल, इस टाइम भी जब आप और हम बात कर रहे हैं, प्लानेट तो जोडियक में लगातार घूमते रहते हैं। प्लानेट, नक्षत्र स्थिर रहते हैं, परंतु प्लानेट कभी भी रुकते नहीं है, उनकी हमेशा वो गतिशील रहते हैं। जब मनुष्य पैदा होता है, जब माँ के पेट से वो अलग होता है, कॉर्ड कटिंग हो जाती है, तो बच्चा इंडिपेंडेंट अपने अस्तित्व में आता है। पहली बार वो सांस लेता है, रोता है, उसकी सांस चलती है। इसका मतलब वो फिजिकली उसका अस्तित्व इस दुनिया में आ गया है। अब वो अपने माँ के ऊपर डिपेंड नहीं है सांस लेने के लिए और खाना खाने के लिए। वो अपनी सांस ले रहा है और अपना खाना शुरू में तो माँ ही पिला जो भी है उसका पालन पोषण करती है। तो उसका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। जिस टाइम कॉर्ड कटिंग हुई है, बच्चा स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व इस दुनिया में आया है। उस टाइम पे जो हमारे ग्रह हैं, वो जो 9 ग्रह हैं, वो जोडियक में उस समय पे कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, सारी जिंदगी उसी के हिसाब से उसकी प्रिस्क्रिप्टेड हो जाती है। उसको इस जीवन में क्या प्राप्त होगा, कौन सा सुख प्राप्त होगा, कौन सी गम, कौन सा दुख प्राप्त होगा, मान सम्मान कमाएगा या जो भी धन कमाएगा, जो भी कुछ इस जिंदगी में करेगा, उस टाइम जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो ही उसका पूरे जीवन में होने वाली घटनाओं का निर्धारण कर देती है। तो ये समझ लीजिए, जब बच्चा पैदा हुआ है तो जोडियक की आपने एक फोटो खींच ली, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। परंतु आप और हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो फोटो को देख के हमारा काम बनेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं, जिसको लग्न चार्ट कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, सबने कुंडली देखी होगी। वो जो हम चार्ट बनाते हैं 1 से 12 घर का, सबने देखा होगा, सबकी अपनी अपनी कुंडलियां तो होंगी। जी है। तो वो चार्ट क्या होता है, वो चार्ट वो ही है कि जिस टाइम वो जातक पैदा हुआ है, उस टाइम आकाश में ग्रहों की स्थिति को हम उस चार्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, लग्न चार्ट जिसको कहते हैं। होती तो वो जोडियक की पिक्चर ही है कि कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन पे है। और व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके पूर्व जन्म के जो कर्मास होते हैं, लास्ट जन्म में जो उसने अच्छे कर्मा किए हैं, बुरे कर्मास किए हैं, उसके आधार पे उसको इस जीवन में जो उसके बुरे कर्मा है, उसके आधार पे उसको क्या दंड मिलना है और कब मिलना है। जो उसके अच्छे कर्मास हैं, उसके आधार पे उसको इस जीवन में क्या क्या अच्छा टाइम उसको मिलना है, क्या पुरस्कार मिलना है और कब मिलना है। ये सारा उस ग्रहों की स्थिति के अंदर ही स्क्रिप्टेड होता है। तो उसके पैदा होते हुए ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, जब वो जातक पैदा हुआ है, उस टाइम ग्रहों की गति,
उसकी ग्रह की पोजीशन, मतलब कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से पद में है, देश काल पात्र के हिसाब से भी कौन से टाइम है, धीरेन्द्र जी बंद रखिए अपना, कौन से देश काल पात्र के हिसाब से उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को बताना ही ज्योतिष है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? उसके पैदा होते हुए जो आकाश में ग्रहों की स्थिति है उसको देखकर उसकी जिंदगी में आने वाली घटनाओं को बताना ही ज्योतिष शास्त्र है। अब इसको दो तरीके से देख सकते हो। जब जातक पैदा हुआ है उस टाइम के ग्रह की स्थिति से पूरी जिंदगी के बारे में हम बता पाएंगे। कई बार जातक की कुंडली नहीं होती, जातक के घर वालों ने टाइम नोट नहीं किया कि वो कब पैदा हुआ है, तो फिर जब प्रश्न पूछा जाता है उस टाइम की भी एक कुंडली क्रिएट होती है, उसको प्रश्न कुंडली कहलाती है। तो जो उसने प्रश्न पूछा है, उसने कहा जी मैं 38 साल का हो चुका हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, क्या मेरी शादी होगी, ये प्रश्न पूछा उसने। तो उसी टाइम जो ग्रह की स्थिति है, जिस टाइम उसने प्रश्न पूछा है, हम एक कुंडली क्रिएट करेंगे। जिस टाइम प्रश्न पूछा है वो प्रश्न कुंडली उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए होगी। सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर हम उस प्रश्न कुंडली से भी दे सकते हैं। वो भी हम इस कोर्स में समझेंगे, जिसको हम होरारी कहते हैं या प्रश्न कुंडली शास्त्र भी कहते हैं। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक के काल में जो एस्ट्रोलॉजी की खोज हुई थी, स्पेशली जो ऋषि पाराशर ने, वेद व्यास के जो पिता थे, जिन्होंने की महाभारत नाम की महाग्रंथ लिखा था, ओके, उनके पिता थे ऋषि पाराशर। उन्होंने पुस्तक लिखी थी वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र। तो वैदिक और पौराणिक काल से ज्योतिष है। उसके बाद वो ज्योतिष पूरब दिशा में गई, पश्चिम दिशा में गई, दक्षिण दिशा में गई, अलग अलग दिशा में जाके अलग अलग ऋषि मुनियों ने फर्दर उस पर काम किया। गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से वो शिष्य से शिष्य, शिष्य से शिष्य आगे वो फलती चली गई। अलग अलग रीजन में जाके अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें नोट करते रहे। कुछ नई नई चीजें आ गई, फिर अलग अलग नाम से भी जाना जाने लगी। कहीं पे जैमिनी कहलाने लगी, कहीं नाड़ी के नाम से जानी जाने लगी। साउथ में अलग तरह की विद्या भृगु भी आ गई। इस तरह से बहुत सारी उसकी ब्रांचेज हो गई। ओके, तो उसी में से एक शाखा है कृष्ण मूर्ति पद्धति। ये सबसे लेटेस्ट शाखा है, सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी है। इसको खोज किया था श्री कृष्ण मूर्ति जी ने, KS कृष्ण मूर्ति जी, जो कि 1960 से 1972 तक इस धरती पर रहे थे। उन्होंने ही कृष्ण मूर्ति पद्धति की डिस्कवरी की थी। इसकी पॉपुलैरिटी का कारण है कि इट इज मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम, ओके, और इजी टू लर्न। और जैसे कि हमारा जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते गए थे। एक गुरु ने कुछ लिखा, फिर शिष्य ने कुछ लिखा, तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग श्लोक उसमें ऐड कर दिए, कुछ ने नया भी डॉक्यूमेंट करा। उस टाइम किताबें भी नहीं होती थी, कंप्यूटर भी नहीं होती थी। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो 1000 साल पहले आग लग गई थी, बहुत सारी किताबें हमारी जल के वहां खाक हो गई, तो कई सारे लिंक मिसिंग है। उसके बाद भी जितना कुछ गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से बचा हुआ था और उसको अब पुस्तकों के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है। अब ये पूरी पुस्तकें थोड़ी हैं, जितने सूत्र मिल गए हैं उसको पिरो करके वो पुस्तकें लिख दी गई हैं, पर वो सिस्टमेटिक नहीं है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है। KP के अंदर ये जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टमेटिक है। देखो, KP का आधार बता देता हूँ, यही आगे तक चलेगा। शुरू में हो सकता है आपको समझने में इस स्लाइड में दिक्कत हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बहुत डिटेल में इसी को पढ़ना है हमें पूरे कोर्स में।
देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहना था कि कोई भी प्लानेट जिस घर में बैठता है और जहाँ का लॉर्ड है अपनी दशा अंतर्दशा में उस वाले घरों के रिजल्ट देता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं इस नियम को तो जानते ही होंगे। कोई भी प्लानेट जिस घर में बैठा है, जिस घर का स्वामी है, अपनी दशा अंतर्दशा में वहीं के रिजल्ट देगा। ये सुन लो। जी सर। यस यस। केपी एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कोई प्लानेट जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, परंतु जिस प्लानेट जिस नक्षत्र में बैठा है मुख्य रूप से वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। तो कोई प्लानेट मान लो चंद्रमा है, किसी का चंद्रमा अगर दूसरे घर में बैठा है तो हम कहेंगे भैया वो दूसरे घर का रिजल्ट देगा। पर केपी में हम बोलेंगे कि मान लो दूसरे घर में चंद्रमा मान लो पुनर्वसु के नक्षत्र में है, पुनर्वसु का स्वामी होता है बृहस्पति, तो चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में अपने नक्षत्र लॉर्ड मतलब पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति के रिजल्ट देगा मुख्य रूप से। इसको लोग आजकल केपी में गलत करके पढ़ा देते हैं, कह देते हैं खाली नक्षत्र के रिजल्ट देगा। वो नाड़ी में होता है मेरे भाई, केपी में नहीं होता। वो प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग नाड़ी को केपी कह के पढ़ाते हैं। केपी के नियम अलग हैं, नाड़ी के नियम अलग हैं। नाड़ी पढ़ाना है तो नाड़ी कह के पढ़ाइए, केपी कह के क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मिसगाइडेड आते हैं, उनको समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। केपी तो आधारित है वैदिक पे, वैदिक केपी आधारित है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे, केपी आधारित है नाड़ी पे, तीनों के इसने बेस्ट प्रैक्टिसेस लिए हैं। तो कुछ सिद्धांत इसने नाड़ी से लिए हैं, बट दैट इज द ओनली सिमिलैरिटी। पर केपी में भी आके कोई ये बोलना शुरू कर दे जी वो खाली नक्षत्र के रिजल्ट देगा, तो वो गड़बड़ है। किशन मूर्ति जी ने कहा है कि कोई भी प्लानेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट मुख्य रूप से देता है, मुख्य रूप से। ओके, तो वो प्लानेट चंद्रमा का जो मैंने एग्जाम्पल लिया, जुपिटर के रिजल्ट मुख्य रूप से देगा। एक तो ये फर्क है। दूसरा, कोई भी नक्षत्र के रिजल्ट देगा, परंतु वो रिजल्ट अच्छे है या बुरे। मान लो नक्षत्र का लॉर्ड शादी के घर से जुड़ा हुआ है, 7वें घर से, तो शादी के रिजल्ट तो वो देगा, पर शादी उसकी सुख में रहेगी या प्रॉब्लमेटिक रहेगी, वो रिजल्ट बताएगा उसका सब लॉर्ड। यानी कि पेड़ आम का है या अमरूद का वो तो नक्षत्र ने बता दिया, परंतु उस पर जो फल लगेगा वो कड़वा है या मीठा वो सब लॉर्ड बताएगा। नक्षत्र लॉर्ड कह रहा है कि मैं 10th से कनेक्शन है, मतलब उसकी प्रोफेशन के रिजल्ट देगा वो। अब जॉब के अंदर तो भाई प्रमोशन भी हो सकते हैं, जॉब भी लग सकते हैं, उसको एक नौकरी से दूसरी नौकरी, बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है। पर उसी नौकरी में अपमानित भी हो सकता है, नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो वो पीरियड उसका नौकरी वाला उसके लिए प्रमोशन वाला रहेगा, मान सम्मान वाला रहेगा, उसको इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे, ऊंची पोस्ट तक पहुंचेगा। या उसको जो है ऑब्स्टेकल पैदा होंगे नौकरी के अंदर, नौकरी उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आएगा, ये सब लॉर्ड बताएगा। तो अभी बस इतना समझिए, 3 चीज हो गई, प्लानेट, प्लानेट का नक्षत्र और प्लानेट का सब लॉर्ड। ये मैंने आपको किस लिए बोला, आपके दिमाग में ये टर्मिनोलॉजी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि सारी केपी हम इन 3 चीजों के अराउंड ही घूमेगी। प्लानेट, प्लानेट का नक्षत्र, प्लानेट का सब लॉर्ड। सब लॉर्ड कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये हम डिटेल में सीखेंगे। तो एक नई चीज दी किशन मूर्ति जी ने, सब लॉर्ड थ्योरी, जिसने बताया कि रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे। एक और चीज दी किशन मूर्ति जी ने बहुत, जिसका कंट्रीब्यूशन है और जिसने एस्ट्रोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज किया, वो है रूलिंग प्लैनेट्स।
रूलिंग प्लैनेट्स एक दैवीय मदद है, मतलब गॉडली हेल्प है। ये वो प्लैनेट हैं जो एस्ट्रोलॉजर की हेल्प करते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए। रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। बहुत सारी घटनाएं हम रूलिंग प्लैनेट के आधार पे बता सकते हैं, जो कि किसी और विद्या से संभव नहीं है। इसी के द्वारा हम जन्म लग्न शुद्धि मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करते हैं। ओके, और ऐसी घटनाओं के बारे में भी बता सकते हैं जो कि प्री डेस्टाइंड या पूर्व निर्धारित कहलाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बॉम्बे से दिल्ली आ रहा है, रास्ते में उसकी ट्रेन रुक गई, और वो ट्रेन रुकने के बाद दोबारा कितनी देर में चलेगी और अब वो दिल्ली कितने देर में पहुंचेगा, ये प्रेडिक्शन और द्वारा संभव नहीं है, पर हम रूलिंग प्लैनेट की मदद से इस तरह के प्रश्नों के भी उत्तर दे सकते हैं। मेरा स्पाउस बेंगलोर से आने वाले थे, 11 बजे की पहुंचना था, फ्लाइट उनकी लेट हो गई है, मोबाइल लग नहीं रहा है, और अभी तो 12:30 बज गए, अभी तक आए नहीं है, कोई कनेक्शन भी नहीं है, कितने बजे तक घर आएंगे। इस तरह के प्रश्न के उत्तर हम रूलिंग प्लैनेट दैवीय मदद की सहायता से दे सकते हैं। और बहुत से उपयोग है रूलिंग प्लैनेट्स के। जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार रेस या सिग्निफिकेटर है उसका सिलेक्शन करने में रूलिंग प्लैनेट की हेल्प होती है। तो बहुत कुछ हेल्प है रूलिंग प्लैनेट की। क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं रूलिंग प्लैनेट, ये हम कोर्स जब डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, जब मैं बताऊंगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? जैसे मैंने बताया, इट इज द फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी केपी नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी में लोग कर देते हैं। भाई नाड़ी की इसने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस ली है, दैट इज द ओनली सिमिलरिटी। ओके, ऐसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी ली है, तो क्या मैं कह दूं केपी एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है? वैदिक से भी ली है, तो क्या केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक से ली है तो मैं कह दूं कि भैया वैदिक है? तो वैदिक के कुछ नियम लिए हैं, नाड़ी के कुछ नियम लिए हैं, वेस्टर्न से कुछ लिए हैं, पर केपी केपी है। ओके, देखिए केपी पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। कुछ लोग हमारे ग्रुप के अंदर वैदिक पढ़े हुए लोग हैं, उनको केपी पढ़ने से क्या लाभ है। और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं जिन्होंने आज पहली बार एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में पैर रखा है, उनको केपी से क्या फायदा होने वाला है, वो हमको समझ लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा, हम जिस पर्पज से आए हैं वो हमारे लिए कितना यूजफुल होने वाला है। देखिए, ये पहला नियम उनके लिए है जो वैदिक के छात्र रहे हैं। मैं भी उनमें से हूँ। मैंने वैदिक में बहुत प्रेडिक्शन करी है, अभी भी यूज करता हूँ। देखिए वैदिक बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। हजारों साल तक ये डेवलप होता रहा था, तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन आ गए और ये बहुत विशाल होता हुआ चला गया। और फिर पाराशर जी ने ही एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने के लिए इतने सारे टूल्स दिए हैं। वो सारे टूल अगर यूज करो, पहले तो इसलिए नहीं कर पाते थे कि कंप्यूटर नहीं होते थे। वो सारे टूल जैसे 16 तरह के डिविजनल चार्ट, षोडश वर्गा कहते हैं इसको, इसको बनाने में टाइम लगता है, मैथमेटिकल है। ओके, और आजकल अगर ये बन भी जाते हैं तो भाई 16 चार्ट देखने भी तो आने चाहिए, 16 वर्गा चार्ट। तो उसके लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे टूल चाहिए, लग्न कुंडली भी चाहिए। फिर पाराशर जी ने कहा कि चंद्र कुंडली से भी देखो, सूर्य कुंडली से भी देखो, जो तीनों में सबसे स्ट्रांग है उससे देखो, 16 वर्गीय चार्ट भी देखो, अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग तरह का डिविजनल चार्ट है। शादी के लिए D9 देखो, बच्चे का प्रश्न है D7 देखो, माता पिता का है D12 देखो, एजुकेशन से रिलेटेड है डी है ना तो D24 देखो, प्रॉपर्टी D4। परंतु कोई देखता ही नहीं।
और जब देखते नहीं है तो भैया रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट तो आएंगे नहीं। पाराशर जी ने तो बताया था भाई ऐसे देखना है, तो लोग जो है देखते ही नहीं है। कितने लोग वैदिक के हैं जरा मुझे बताइए इस ग्रुप में, है कोई बताए? अच्छा हाँ हाँ जी सर। आप बताइए, एजुकेशन का प्रश्न का उत्तर कोई पूछे मेरा बेटे कौन सी स्ट्रीम लेगा, कैसा करेगा? क्या कोई D24 देखता है? नहीं सर, कोई नहीं देखता ना, नहीं सर। तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट नहीं आएंगे मेरे भाई। सर हमने तो उसे वही प्रेजेंट महादशा अंतरदशा को देखकर ही predict करते हैं। रिजल्ट नहीं आते, फिर कहते हैं कि भैया रिजल्ट नहीं आए, फिर हमारा जो दिखाने वाला ना क्लाइंट वो कहता है इनका तो इन्हें दिखाना। सर नहीं, ऐसा नहीं है, बट रिजल्ट तो आता है, ऐसा नहीं है सर। अरे मेरी बात सुनो यार, जी 100 सर। में से 50, 100 में से 100 रिजल्ट आने चाहिए ना। हाँ, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ रिजल्ट नहीं आते, वैदिक से भी 100% रिजल्ट आते हैं। जो D24 देखते हैं उनके रिजल्ट आते हैं। जो सर जो एक्चुअली साथ जो बच्चे का प्रश्न है D7 भी देख रहे हैं, उनके उत्तर आते यस हैं। सर, यस सर। जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं D4 भी देख रहे हैं, उनके D4 रिजल्ट आते हैं। आता है। अब जो नहीं देख रहे उसका तुक्का है, आ भी गए नहीं भी आ गए, उसका ऐसा है। मैं सर एक बात एक्चुअली कर, हाँ, पेशेंस वो जो आते हैं उनके पास भी उतना पेशेंस नहीं रहता है। जैसे 5 वो प्रश्न लेकर आते हैं वो कोई उनको। गलती नहीं है, ना ना ना, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर ज्योतिष के पास आए तो ज्योतिष कुर्ता को सेटिस्फैक्टरी उत्तर देना है। जी आप अपने क्लाइंट के ऊपर नहीं कह सकते कि उस पर पेशेंस नहीं है। वो जी आपको आ गया, उसने दक्षिणा दे दी, और क्या करोगे, और क्या करोगे? आपके जी सामने बैठा है, आपको दक्षिणा दे गया वो, और फिर आप कह रहे हो जी उसमें पेशेंस नहीं है। फिर आप अपनी गलती दूसरे के गले क्यों डाल रहे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। है ना? हाँ जी। अरे भैया वो पेशेंट वो कहीं नहीं जाएगा। आप उसे कहो तू बैठ आधा घंटा तसल्ली करके तुम्हारा देखूंगा। अगर कोई वो कह दे जी, कोई क्लाइंट आपसे कह दे जी नहीं मुझे तो 5 मिनट में बताओ, कोई भी नहीं बोलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। उसने दिए हैं 5100 11,000 जो भी फीस है, जी जी वो तो बड़ा खुश होगा कि आप उसका अच्छे तरीके से देख रहे हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, देखिए हाँ, नहीं आपकी ठीक बात है। नहीं हो रही है, जी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ हाँ जी। कि पाराशर जी ने तो सब कुछ बता के गए हैं, पर छात्र, अब मैं दूसरी चीज में आ रहा हूँ, मैं किसी की गलती नहीं बता रहा। वैदिक से लोग बहुत शानदार प्रेडिक्शन करते हैं, परंतु जो सारा सिस्टम फॉलो करते हैं वही तो करेंगे। और वो कौन करेगा? जो कम से कम 10 साल पढ़ा है, हाँ जी सर, हाँ। जिसने कम से कम 10 साल 10 साल पढ़ा तक है, होता है। साधना करिए, प्रैक्टिस करिए, रिसर्च करिए, वो ही प्रेडिक्शन कर सकता है अच्छी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी सर। परंतु केपी के अंदर हमें इतना सारी चीजें चाहिए ही नहीं। वैदिक के अंदर हमें सिर्फ एक कस्पल चार्ट चाहिए। और वैदिक के अंदर जो सबलॉर्ड थ्योरी है, इसमें एक नक्षत्र को 9 भागों में बांट देते हैं। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो एक एक राशि 22 हिस्सों में बट जाती है। तो हर प्लैनेट की पोजीशन उस राशि के अंदर 22वें हिस्से के अंदर हमें वैसे ही पता लग जाती है। तो आप बताइए, जब इतनी माइन्यूट पोजीशन में हम चले गए राशि के 22वें हिस्से में, तो फिर डिविजनल चार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। यस और नो, टेल मी, बताइए मुझे। तो काम आसान हो गया ना उसमें। सब लोग बताइए मुझे इस चीज में। देखिए केपी के अंदर कस्पल चार्ट बन गया, और कुंडली जो जनरेट होती है वो अपने आप ही 22 हिस्सों में डिवाइड करके सबलॉर्ड के लेवल पे प्लैनेट की पोजीशन आ जाती है। तो आप देखो या मैं देखूं कुंडली, दोनों में से कोई देखे कस्पल चार्ट देखेंगे, और वो ग्रह की स्थिति राशि के 22वें हिस्से में वैसे ही आ जाती है। परंतु अगर आप वैदिक से देखोगे तो फिर आप, जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि एक एस्ट्रोलॉजर तो बोले कि एजुकेशन के लिए D24 देख रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं नहीं देख रहा हूँ। तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, ये सर नो, ये बताइए मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ। यस सर। देखो एक एस्ट्रोलॉजर ने Yes, sir. D24 देखा, दूसरे ने नहीं देखा, दोनों के रिजल्ट में थोड़ा फर्क आ जाएगा। यस सर। परंतु कस्पल चार्ट में कोई चॉइस ही नहीं है, आपको भी वही चार्ट देखना है, मुझे भी वही देखना है, एक ही चार्ट है। ओके, तो इट मेक्स द लाइफ इजी।
ठीक है, इसके अंदर हम चलिए, तो ये जो नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वैदिक का, इसका मतलब यही है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। किसी का मन करा डिविजनल चार्ट देख लिया, किसी का मन कर रहा है नहीं देखा, किसी का मन करा चंद्र राशि से भी देख लिया, सूर्य से, किसी का मन करा उसने मतलब इतने सारे टूल हैं, सुदर्शन चक्र है, ठीक है, चलित चार्ट है, घटी चक्र है, विघटी चक्र है, दुनिया भर की चीजें हैं, कौन कितनी टूल यूज करता है। तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। जो बहुत पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो सारी चीज देखते हैं, प्रेडिक्शन अच्छी करते हैं, और जो काम चलाने वाले हैं वो क्या करते हैं, अरे छोड़ो D1 देख के बता दो। देखिए दिक्कत क्या होती है, एक लगन 2 घंटे के लिए उदित होता है। कोई अगर पैदा हुआ उस टाइम, मान लो धनु राशि उदित हो रही है, तो वो राशि 2 घंटे के लिए उदित रहेगी। मान लो कोई बंबई में वर्ली एरिया में 10 बजे पैदा हुआ, दूसरा बंदा वर्ली एरिया में 10:30 हुआ, एक 11 बजे हुआ, एक 11:30 हुआ, एक 11:45 बजे हुआ। सबके लिए लगन क्या रहेगी, सब मुझे बताइए। धनु रहेगी, टेल मी एवरीबॉडी। 2 घंटे के लिए एक ही लगन उदित होता है। 12 राशियां, 12 राशियां हैं जी। अगर 2 घंटे के लिए एक ही राशि है तो सबका लगन तो एक ही होगा। बिल्कुल सही बोला ना, एग्जैक्टली। देखिए 12 राशियां होती है ना, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2-2 घंटे के लिए हर राशि उदित होती है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो मान लो 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जितने लोग पैदा हुए सबकी एक ही लगन कुंडली बन गई। उस पीरियड के बीच में अगर कोई प्लैनेट राशि चेंज नहीं कर रहा, नक्षत्र चेंज नहीं कर रहा, तो सबकी लगन कुंडली बिल्कुल एक सी बन गई। अब वो कहता है जी मैं 38 साल का, मेरी शादी नहीं हुई, तो क्या किसी की शादी नहीं हुई? सबकी चार्ट 2 घंटे में जितने भी पैदा हुए हैं बंबई में, वर्ली में, क्या सबका एक सा ही होगा? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिविजनल चार्ट यूज करना, पाराशर जी ने बताया था, उनकी तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब आप डिविजनल चार्ट के लेवल पे देखते हो, वो पकड़ लेता है 3-3, 4-4 मिनट की भी। मतलब कोई 10:35 पे पैदा हुआ है, कोई 10:45 पे हुआ है, तो डिविजनल चार्ट में चेंजेस आ जाएंगे। उसके आधार पे दोनों का भविष्य अलग अलग बताया जा सकता है, पर ये कंपल्सन नहीं है। एक बंदा देख लेता है, दूसरा नहीं देखता है। ओके, तो जो देखता है उसकी तो एस्ट्रोलॉजी सही आएगी, पर जो नहीं देखता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। वीकनेस क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। एक देख रहा है, एक नहीं देख रहा। परंतु सर इसमें एक बोलना चाहता हूँ मैं। सुनिए, परंतु देखिए डिफेंड करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको कुछ डिफेंड नहीं करना है। वैदिक, सब कुछ वैदिक पे ही आधारित है, केपी भी वैदिक पे आधारित है। पर केपी वैदिक के अंदर सारी चीजें ओपन है, आप यूज करो मत करो। पाराशर जी ने तो कहा यूज करो, अब कोई नहीं कर रहा तो इसमें पाराशर जी की गलती नहीं है। जो तरीके से देख रहा है उनके रिजल्ट सही आते हैं, पर जो इस लेवल का एस्ट्रोलॉजर है उसे 8-8, 10-10 साल की साधना करनी पड़ती है। तो किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है वैदिक को। वैदिक से बड़ी कोई साइंस नहीं है, सब कुछ वैदिक से ही निकल के आया है। परंतु वैदिक को वैदिक की तरह देखो ना, फिर देख क्यों नहीं पाते, वो उसको समझिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। बस जिसको टाइम पास करना है, मतलब जल्दी जल्दी देखना है, या जिसने इतनी स्टडी नहीं करी, अभी 6 महीने पढ़ा है और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन शुरू कर दी, वो प्रॉब्लम आती है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने जो बोले कि हर D1, D2, D16 जो भी देखना है, हम अगर विंशोत्तरी महादशा में भी जाते हैं ना, तो उसमें भी सर जो चलित का लेकर हमने उसी टाइम का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अरे मेरे भाई राजा जी, अरे जब कोई प्रारब्ध, जब कोई प्रॉमिस नहीं है तो दशा क्या करेगी? दशा तो वही देगी जो प्रॉमिस है। सबकी दशाओं के अंदर आता है, सबकी दशाएं आती हैं 3-9-12 की। तो क्या सारे विदेश चले जाते हैं? अगर आप किसी की दशा 3-9-12 चल के कह दो कि विदेश जाओगे, उसके में प्रॉमिस भी तो होना चाहिए। जी जी जी।
12-3-8 की दशा चलेगी, जेल भिजवा देती है राहु की दशा में। किसी की 3-9, किसी की 12-3-8 की राहु की दशा चल गई, क्या सारे जेल जाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर दशा को देख के जो प्रेडिक्शन करते हैं वो भी गलत होती है। यही तो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। आप कह रहे हैं कि मैं दशा को देख के बता देते हैं। अरे कैसे बता दोगे यार? दशा तो टाइमिंग बताने के लिए होती है। उस टाइम पे रिजल्ट क्या देगा वो तो वही देगा जो उसके प्रारब्ध में है, जो उसके प्रॉमिस है। और आपसे भी बढ़ के, जो आपने एक एग्जाम्पल दिया, उससे भी बढ़ के लोग हैं, वो तो सर, दशा भी नहीं देखते, वो कहते हैं गोचर देख के बता दो। सर मैंने 3-4 साल से मैं ज्यादा कुछ नहीं किया हूँ सर, मैं बहुत छोटा हूँ। नहीं, अरे सुनिए, आपके लिए कोई चीज नहीं है। आपके माध्यम से मैं गलत प्रैक्टिस है वो बता रहा हूँ। जी 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 सर। देखिए भाई, मेरे लिए तो आप स्टूडेंट हो, केपी सीख रहे हैं। जी जी सर। हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें सीख रखी हो, उस सबका पूरा सम्मान है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, कुछ मतलब ज्यादा सीखा नहीं है। राजा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर गलतियां क्या होती है मैं वो बता रहा हूँ। जी जी सर। क्योंकि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी में शॉर्टकट मारे तो रिजल्ट नहीं आते, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि एक ही जगह बात अटक जाती है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। ओके, जिसका जैसे मन करता है वो कैसे कर। मैंने ऐसे लोग देखे हैं वो खाली ट्रांजिट से बताना शुरू कर देते हैं। अरे ग्रह तो हमेशा घूमते रहते हैं। देखिए इस टाइम तो ग्रह घूम रहे हैं ना सबके। आप सब लोग बताइए, इस टाइम आप और मैं बात कर रहे हैं, जोडियक में प्लैनेट तो सब जगह घूम रहे हैं, ये सब लोग बताइए। यस यस सर। किसी का प्रमोशन हो रहा होगा, किसी की शादी हो रही होगी, किसी की शादी टूट रही होगी, डाइवोर्स हो रहा होगा, किसी की इस टाइम नौकरी लग रही होगी, कोई निकाला जा रहा होगा, कोई विदेश जा पा रहा होगा, किसी का वीजा कैंसिल हो रहा होगा। सब कुछ घटित हो रहा है, या इस टाइम हो रहा होगा या नहीं? या सभी विदेश जा रहे हैं, या सभी का प्रमोशन हो रहा है? तो ये जो ट्रांजिट है ये पोस्टमैन की तरह होता है। ये तो आपको बस वो रिजल्ट दे जाएगा जो आपको इस टाइम घटित होना है। जैसे पोस्टमैन होता है ना, पहले चिट्ठी दे के जाता था कि भैया आप बेटे का सिलेक्शन हो गया है, या इंटरव्यू का लेटर आया है, तो जो है वो ट्रांजिट लेटर दे के चला जाता है कि ये हो रहा है। तो अभी जो ट्रांजिट हो रहे हैं उसकी जो प्रारब्ध में था, इस दशा भुक्ति अंतरी में जो उसको मिलना था, ट्रांजिट उसको वो देता हुआ जा रहा है। मतलब किसी की, इसको उदाहरण देकर समझिए, किसी के प्रारब्ध में, किसी की कुंडली में प्रॉमिस में संतान होना लिखा है। इस टाइम उसकी दशा भुक्ति अंतरा जो चल रही है, और वो मान लो 28-30 साल का कपल है, और इस टाइम जो उनकी दशाएं चल रही हैं वो ऐसी ग्रहों की चल रही हैं जो संतान दायक हैं। इस टाइम पे जो गोचर हो रहा होगा उस वाले दंपत्ति को संतान देता हुआ जाएगा। समझ रहे हो ना? और ये ही गोचर किसी और की जन्म पत्री में कुछ अलग योग बना रहा होगा, उसको वो अलग परिणाम देता हुआ जा रहा होगा। तो सबको अलग अलग चीजें देता हुआ जाएंगे इस टाइम के गोचर। तो कोई भी स्टेप हम मिस नहीं कर सकते। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी जिंदगी में ये घटना होगी या नहीं, जिसको प्रॉमिस कहते हैं। फिर वो घटना कब घटित होगी, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम निकालना हो तो फिर हम ट्रांजिट लगाएंगे। समझ गए हम सब लोग? कोई भी स्टेप हम मिस नहीं करना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए कुछ चीजें आज ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी हो सकता है ऊपर से जा रही हूँ, ठीक है, पर अब हम इसकी बहुत डिटेल अब धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। अभी मैं शुरू में आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ। ओके, चलिए एक और चीज है कि पहले बहुत कुछ याद करना पड़ता था, डिक्टम्स वगैरह। ओके, जैसे किसी को विदेश जाना है तो देखिए राजा जी कितने सारे नियम होते हैं, विदेश जाना है किसको, इस बात को मानोगे? कुंडली में अगर किसी को विदेश जाना है तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो पता होने चाहिए। जी सर। ऐसी किसी को शादी होनी है उसके अलग रूल हैं,
किसी की शादी का डिनायल है उसके अलग रूल है, किसी को लव मैरिज करनी है उसके रूल्स हैं, किसी का डाइवोर्स है उसके रूल्स हैं, किसी की 2 शादी है उसके अलग रूल्स है। हर चीज के रूल्स है, 50-50, 100-100 रूल है। कितने रूल याद कर लोगे, है ना, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर कोई रूल्स याद कम करने पड़ते हैं, बहुत कम करने पड़ते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है केपी। तो जो नए स्टूडेंट हैं ये वो समझे कि आपको बहुत ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं दे शुड अप्रिशिएट इट। हमको सिर्फ अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, दोज कॉन्सेप्ट ओनली वी हैव टू अप्लाई। ओके, सो दिस इज वेरी गुड थिंग इन केपी। चलिए, देखिए काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए भी ऑप्ट किया है। उनको तो मैं केपी की सॉफ्टवेयर साथ में दूंगा, केपी स्टार 1 की। ओके, तो ऑल यू पीपल विल गेट द केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर फ्री। ओके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होगी। देखिए ये आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो देखिए ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कोई भी कुंडली हम जनरेट कर सकते हैं। ये केपी के ऊपर, ये पूरा केपी के लिए बना हुआ है। ओके, तो इसमें देखिए ये चार्ट ये अपने आप बन जाता है। तो देखिए केपी के अंदर हमें सिर्फ एक ये चार्ट चाहिए बस, और उसके अलावा कुछ सिग्निफिकेटर्स हैं, एक स्क्रीन और चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो जो 16 डिवीजन के चार्ट की बात कर रहा था, षोडश वर्ग का चार्ट, वो नहीं चाहिए। ठीक है, चंद्र कुंडली नहीं चाहिए, सूर्य कुंडली नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हमको नहीं चाहिए। तो हमको सिंपली बहुत कम इंफॉर्मेशन से, बहुत कम टूल से हम बहुत सारी प्रेडिक्शन बहुत फास्ट और एक्यूरेट कर सकते हैं। ओके, अब किसी की हमें पतली क्रिएट करनी है तो क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और क्रिएट न्यू चार्ट करके बर्थ डिटेल डाल दोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी क्लास लूंगा उस टाइम तक आपकी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुकी होगी। उस टाइम मैं आपको थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर का आइडिया दे दूंगा। ठीक है सब, ठीक है एवरीबॉडी। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, बिकॉज अभी आपके पास ये है नहीं। आज इस सेशन के बाद मैं बताऊंगा ये सॉफ्टवेयर आप लोग कैसे प्राप्त करोगे। और जब ये सॉफ्टवेयर आपके में डल जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू हाउ वी क्रिएट द चार्ट, हाउ वी क्रिएट द नेटल चार्ट, हाउ वी क्रिएट द होरारी चार्ट, प्रश्न कुंडली। ओके, और कैसे क्या सेटिंग करनी है डिफॉल्ट, दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। कोई प्रश्न है किसी का? नो सर। नो सर। नहीं है। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा। उस सॉफ्टवेयर क्या सर मेल पे भेजेंगे या बंद करिए, अरे रुद्र प्रसाद जी बंद रखिए। देखिए सॉफ्टवेयर हमने ये समझा। ओके, अच्छा जो नए लोग हैं वो बताइए समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए अभी मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी जो आपको नई लग रही होगी, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। ओके, ओके सर। अब हम अपना शुरू करते हैं Okay, मेन एस्ट्रोलॉजी। ओके, नाउ देखिए पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के 5 पिलर हैं जिसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी पूरी टिकी हुई है। वो क्या है? सबसे पहले होते हैं साइन,
जिसको राशियां कहते हैं। ये 12 तरह की राशियां होती हैं, इसके बारे में हम अभी समझते हैं। उसके बाद नक्षत्राज होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशन और स्टार भी कहते हैं। तो दे आर 27 इन नंबर। उनके क्या नाम होते हैं, क्या उनका साइज होता है, वो हम अभी समझेंगे। उसके बाद 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट हैं जो जोडियक में लगातार निरंतर घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ। उनके मूवमेंट के हिसाब से ही जो प्राणी है, मतलब रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स हैं। ओके, तो 9 तरह के प्लैनेट हैं। प्लैनेट और भी होते हैं, 12 के करीब प्लैनेट होते हैं, पर जो मनुष्य के जीवन पे प्रभाव डालते हैं वो 9 हैं। वो कौन कौन से प्लैनेट हैं, ये अभी हम समझेंगे। फिर उसके बाद कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं। अभी मैंने जो हॉरोस्कोप सॉफ्टवेयर में खोल के दिखाया था उस टाइम, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। जो भी कुंडली क्रिएट होती है चार्ट के अंदर, वो 12 भागों में डिवाइड करी जाती है, उसको हाउसेस कहते हैं। तो 12 हाउसेस। और उसके बाद दशाज। तो ये 5 पिलर हैं, 12 साइन, 27 नक्षत्राज, 9 प्लैनेट, 12 हाउस एंड दशा, भुक्ति और अंतरा, जिसको DBA भी कहते हैं। इन 5 के ऊपर एस्ट्रोलॉजी हमारी टिकी हुई है। दैट इज व्हाई आई कॉल इट 5 पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। साइन क्या है, नक्षत्र क्या है, प्लैनेट क्या है, हाउस क्या है, दशा क्या है, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, ये तो 5 पिलर हो गए। उसके बाद इन 5 पिलर मतलब ये जो 5 एलिमेंट हमने देखे, उनकी सहायता से कुंडली की विवेचना, कुंडली को डेलिनेट करने का एक प्रोसेस होता है। आप चाहे वैदिक से कर रहे हो या केपी से कर रहे हो या किसी भी पद्धति से एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की कुंडली देख रहे हो, उसमें 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला नियम है कि फाइंडिंग द प्रॉमिस। फाइंडिंग द प्रॉमिस का मतलब है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न मतलब वो घटना उसके जीवन में घटित होगी या नहीं, सबसे पहले तो कुंडली में ये देखना है। कोई आके कहता है कि जी मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, अगले महीने लिस्ट आने वाली है, क्या मेरा प्रमोशन होगा, तो ये घटना है जो हमें देखना है कि इस महीने इसकी होगी या नहीं। कोई आके कहती है जी मेरी उम्र 35 साल की हो गई है और मेरी शादी नहीं हुई, क्या मेरी शादी होगी। सब कुछ देखने से पहले हम कुंडली में ये हमको वी हैव टू एसर्टेन कि वेदर द लेडी, द फीमेल हैज द प्रॉमिस टू गेट मैरिड, क्या उसकी जिंदगी में शादी का योग है भी या नहीं है। जब शादी का योग है जब तो कहानी आगे चलेगी, जब शादी नहीं का योग ही नहीं है तो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। अगर वो घटना घटित होनी है, शादी का प्रॉमिस है, प्रमोशन का प्रॉमिस है, विदेश जाने का प्रॉमिस है, तो फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, आप बताइए। अगला लॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा, कब होगा। हाँ, कब होगा, कब होगा, बिल्कुल। अरे शादी तो बता दी, बड़ी खुशी की बात है, कब होगी। प्रमोशन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, कब होगा। तो इसको कहते हैं दशा, भुक्ति और अंतरा। टाइमिंग ऑफ इवेंट, जो घटना प्रॉमिस हमने देख के बताया कि भैया आपकी शादी जरूर होगी, चिंता मत करिए, कब होगी, कौन से साल होगी, कौन से महीने होगी, उसको बताना जो है टाइमिंग ऑफ इवेंट है। हिंदी में बोलेंगे तो कौन से काल खंड में होगी। ये जो कालखंड या पीरियड होता है कि किस पीरियड में होगी, इसको दशा, भुक्ति, अंतरा के द्वारा पता लगता है, जिसको अभी हम बात कर रहे थे। अभी किसी ने बोला कि जी हम दशा भुक्ति देख के बता देते हैं, तो उस टाइम मैंने आपसे क्या बोला, अरे भाई
दशा भुक्ति देख के कैसे बताएंगे? पहले तो ये तो देखो वो घटना होनी है या नहीं होनी है। ओके, तो इसके आधार पे मैंने बोला। तो सबसे पहले देखिए कि घटना हुई। अब कोई कहता है जी मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा या नहीं, पहले ये देखो कि प्रॉपर्टी खरीदने का योग है इसकी पत्री में या नहीं। फिर उसको टाइमिंग, तो दशा भुक्ति अंतरा के द्वारा जो हम टाइमिंग बताते हैं तो हमारे पास एक निश्चित विंडो आ जाती है, एक टाइम फ्रेम आ जाता है, जिसपे हम बता सकते हैं कि भैया आप मकान खरीदोगे सन 2024 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। शादी होएगी जरूर होएगी, पर अभी आप 35 की तो हो गई हैं, पर अभी आपको 2 साल और इंतजार करना है। आपकी शादी होएगी 2025 में और जनवरी से मार्च के बीच में होएगी। तो आपने उसको साल और 2-3 महीने का पीरियड दे दिया, आपने एक कालखंड दे दिया, एक पीरियड दे दिया। परंतु उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि सर जनवरी से मार्च के बीच में तो शादी होगी, या मुझे विदेश जाना है जनवरी से मार्च के बीच में, पर मुझे फरवरी में जाना ही जाना है विदेश, मेरी एजुकेशन शुरू हो जाएगी। तो फिर हम जब ये बताना हो कि उस साल में कौन से महीने में और कौन से दिन वो घटना होगी, तो गोचर की मदद ली जाती है। गोचर भी एक तरह से टाइमिंग का ही पार्ट है, पर ये और भी ज्यादा रिफाइंड तरीके से टू द पॉइंट टाइम बताना घटना को, उसके अंदर हम लोग गोचर या ट्रांजिट यूज करते हैं। तो टाइमिंग से तो पता लगा एक विंडो, इस पीरियड के अंदर वो घटना होगी, पर उस पीरियड के अंदर भी कौन से महीने में और कौन से दिन में होगी, और कई बार कि कितने बजे होगी ये भी पता लगाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में कार्य करना चाहिए। गलती आजकल एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जो जल्दीबाजी में रहते हैं, दशा भुक्ति अंतरा देख के रिजल्ट बताना शुरू कर दिया, आपकी दशा ये चल रही है ये होगा, आपकी ये दशा चल रही है विदेश जाओगे। अरे विदेश तो जब जाओगे जब विदेश जाने का कुंडली में योग है, तो पहले योग चेक करिए तो ही वो विदेश भेजेगा। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी कभी ना कभी 3-9-12 की दशा ना चले। सारे विदेश नहीं जाते, वो ही जाते हैं जिनका योग है। और फिर टाइम, तो ये तीनों चीजें क्या प्रोसेस है, कैसे फॉलो करते हैं, वो हम समझेंगे कोर्स में आगे डिटेल में। देखिए ये जोडिएक है, इसको हम जरा हम समझते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली। देखिए ये पीला वाला है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज सन, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। देखिए इसके चारों तरफ ये एक 18 डिग्री की बेल्ट होती है, इमेजिनरी बेल्ट है विच इज सराउंडिंग द होल यूनिवर्स। तो इसको आप ऐसे समझिए, देखिए ये सूर्य है, इससे लेके ये देखिए यहां तक ये, और एक ये जो बीच का कोण है ये 18 डिग्री का है। ओके, ये 18 डिग्री का कोण है सूर्य की एक्सिस से, और इसको हमें आप ये समझ लीजिए एक छल्ला है, ये छल्ला पूरे यूनिवर्स को कवर कर रहा है। हमारे जो 9 प्लैनेट होते हैं वो 9 प्लैनेट इस 18 डिग्री के बीच में ही चक्कर लगाते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो 360 डिग्री का जो बेल्ट है इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। जब इसको 12 भाग में बांटते हैं तो वो राशि बन जाती है। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, एक पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ओके, तो ऐसे मैं इसको 12 भागों में बांटूंगा तो हर 12 भाग ये इसके राशियां कहलाते हैं। और जब मैं इसको छोटे छोटे भागों में बांट देता हूँ ऐसे ऐसे करके, तो वो 27 हिस्से होते हैं, वो नक्षत्र कहलाते हैं। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए
ये देखो सूर्य है, ये 9 प्लानेट है, ठीक है। बुध और शुक्र, फिर अर्थ आ जाती है, फिर हमारे बृहस्पति आ जाते हैं, सैटर्न आ जाते हैं, मंगल आ जाता है। तो ये प्लानेट है, ओके। पर ये प्लानेट जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कितने एरिया के अंदर रहेंगे? वो कभी भी उस 18 डिग्री के ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब ये जो प्लानेट जो मैंने अभी आपको दिखाए, वो कभी इस लाइन से ऊपर नहीं जाते और कभी इस लाइन से नीचे नहीं जाते, हमेशा बहुत डिसिप्लिन वे में इसी चक्री के अंदर घूमते रहते हैं, ओके। तो इसमें से कोई भी प्लानेट, देखिए, ये इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, ये इससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट इट विल नेवर गो इसके ऊपर 9 डिग्री ऊपर और इसके नीचे 9 डिग्री नीचे नहीं जाएगा, मतलब 18 डिग्री की बेल्ट में ही रहेगा। समझ गए हम सब लोग? And this is astronomically also substantiated that this is 18 degree. ये एस्ट्रोनॉमिकली तो बता रहा हूँ मैं, मदन जी। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल थिंग, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल थिंग। बट द ओनली थिंग, ये जो बेल्ट है ये इमेजिनरी है, पर जो प्लैनेट घूमते हैं वो इसी के बीच में घूमते हैं, वो दिस इज ऑल एस्ट्रोनॉमिकल, ओके। देखिए कुछ चीजें समझने की है। कितने प्लैनेट होते हैं? 9 प्लैनेट। मरकुरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे प्लैनेट हैं। तो 9 में से क्या हुआ, ये जो है सैटर्न, देखिए अर्थ पे तो हम बैठे हुए हैं और हमको सूर्य घूमता हुआ लगता है, तो हम सूर्य को प्लैनेट ले लेते हैं, ओके। इसमें क्या लिखा है? मरकरी, सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूमती है ना, यस और नो। परंतु हमको लगता क्या है, सूर्य तो स्थिर है, अर्थ घूमती रहती है। हम सुबह उठते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, हमें लगता है सूर्य पूर्व में निकल रहा है, शाम को हम सोचते हैं पश्चिम में डूब गया ये, परंतु सूर्य तो वहीं फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा। हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, 1 साल में चक्कर लगाती है, और अपने एक्सिस पे घूम रही है, 24 घंटे में चक्कर लगाती है। जब ये 24 घंटे में घूमती हुई वापस वहीं पे आती है, 12 घंटे के बाद वापस आती है, तो हमें लगता है अरे सूर्य निकल रहा है, जबकि सूर्य तो वहीं था। तो हम लोग क्योंकि धरती पे बैठे हैं, तो हम लोग सूर्य क्योंकि घूमता हुआ लगता है, हम सूर्य को प्लैनेट ले लेते हैं। तो 9 प्लैनेट हो गए। इसमें से यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो बहुत दूर है, सैटर्न से भी बहुत आगे है, उनका असर ह्यूमन लाइफ के ऊपर नहीं आता। उनका असर बड़ी बड़ी घटनाओं पे आता है, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आना, कोई बड़ी घटना होना, है ना, भूकंप आना, इस तरह की चीजें, या जो ऐसी घटना जो बहुत बड़ी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। इसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी में उसका बहुत रोल है। एस्ट्रोलॉजी जो ह्यूमन लाइफ पे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का असर नहीं आता है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसका है। तो 9 में से कितने प्लैनेट रह गए? देखिए क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, सब आप लोग अपना क्वेश्चन लिखते रहिए, बाद में जब ये पढ़ा चुकूंगा मैं आपको, आई विल गिव यू अ विंडो, उस टाइम सब लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, बीच में हम प्रश्न लेंगे तो हम लोग डीरेल हो जाते हैं। आई विल टेक एवरीबॉडीज क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू वरी। 9 में से 3 प्लैनेट निकल गए, कितने प्लैनेट बचे? 6। 6 के बाद क्या हुआ? चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमता, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, परंतु चंद्रमा भी ह्यूमन लाइफ पे असर डालता है, मन का कारक है, तो ह्यूमन लाइफ पे चंद्रमा असर डालता है। तो ज्योतिष में चंद्रमा को प्लैनेट ट्रीट करते हैं। वैसे तो ये सैटेलाइट है धरती का, चंद्रमा इज नॉट ए प्लैनेट, इट इज नॉट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, but since it is impacting the life of the human being, we will take moon as a planet in astrology। 7 प्लैनेट हो गए। उसके बाद 2 पॉइंट हैं, राहु एंड केतु, जहां पे सूर्य, जैसे धरती चक्कर लगा रही है सूर्य की, पर हमें लगता है कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, धरती फिक्स है। तो जो सूर्य पथ है, सूर्य का जो ऑर्बिट है और एक जो चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, ये दोनों
दो पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, तो एक पॉइंट कहलाता है राहु और दूसरा पॉइंट जो इंटरसेक्शन है वो कहलाता है केतु। तो राहु केतु कोई प्लैनेट नहीं है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। दे आर नॉट द फिजिकल एंटिटी, they are just a mathematical point where sun orbit intersect moon orbit। पर उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है राहु और केतु का, क्योंकि ये भी मनुष्य जीवन पे प्रभाव डालते हैं। इसलिए राहु केतु को भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उसी से निकल के आई है केपी एस्ट्रोलॉजी, हम प्लैनेट का दर्जा देते हैं। तो हमारे ये 9 प्लैनेट हो गए। ओके, तो 5 पिलर में से हमने एक पिलर को समझ लिया। कौन से पिलर को समझा अभी हमने? प्लैनेट। अब पूछ लीजिए, वो अपना प्रश्न पूछना है आपको, बताइए क्या था। सर मेरा सवाल ये था कि ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये क्या वैदिक के समय में भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशन में आते थे, मतलब या ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाद में? शुरू से आते हैं। ये तो हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इनका जिक्र उसमें पाते हैं शुरू से। एक प्लैनेट था जो अभी खोज हुई थी, उसको प्लैनेट का दर्जा दिया, फिर उसको कैंसिल कर दिया था, है ना। वो नहीं था हमारे वैदिक में, उसका नाम मेरा भी स्लिप हो रहा है। एक प्लैनेट था जो 8-10 साल पहले उसकी खोज हुई थी, फिर उसको कहा कि ये भी प्लैनेट है, बाद में उसका दर्जा खत्म कर दिया। प्लैनेट को अब हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि राशियां क्या होती हैं और कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या बताया, जब जहां तक पैदा होता है तो प्लैनेट जोडियक में घूमते रहते हैं और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही उसकी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड होती है, पता लगता है उसको उस जीवन में क्या मिलने वाला है। पर देखिए जोडियक कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। अब इतने बड़े जोडियक में सूर्य कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, जब तक हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे छोटे छोटे पार्ट में तो हमको कैसे पता लगेगा। आप ये सोचो, अगर आपको मैं फोन करूं, आप मेरे से पूछो कहाँ से बोल रहे हो और मैं आपसे बोलूं मैं अर्थ से बोल रहा हूं, तो क्या समझ में आएगा मदन जी? मैं कहता हूं मैं अर्थ से बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। विलेट आप कहोगे यार क्या पागल आदमी है, अर्थ से बोल रहा है ना। परंतु जब हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया, कॉन्टिनेंट में एशिया है, एशिया के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में नोएडा है। मैं कहूंगा कि भाई मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा यूपी से बोल रहा हूँ, आप एकदम समझ जाओगे भाई यूपी से सुनील दीक्षित। यूपी से कहा, मैं कहूंगा नोएडा से हूँ, तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा भैया ये वहां बैठे हैं। फिर मैं आपको सेक्टर भी बता दूंगा, तो फिर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो प्लैनेट का जीपीआरएस कहाँ पर है भैया? 360 डिग्री में। जोडियक में तो है, बड़ी खुशी की बात है, पर है कहाँ? तो हमको जोडियक को भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने इंडिया को 25 स्टेट में डिवाइड कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही हमने क्या करा है, जोडियक को वी हैव डिवाइडेड इन 12 पार्ट्स। ओके, तो देखिए मुझको ये बताइए जोडियक का कितने डिग्री का है? 360 डिग्री। 360 है। अब मैं क्या करते हैं जोडियक को, क्योंकि हमें पता करना है ना किस एरिया में, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड द जोडियक इनटू 12 पार्ट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड 360 बाय 12, तो कितना आया? 30 डिग्री। इसको 30 डिग्री बोलूंगा। तो इसका मतलब जब मैंने जोडियक को 12 हिस्सों में डिवाइड किया, तो हर डिवीजन
30 डिग्री का बन गया, तो 12 डिवीजन बन गए। इसी को राशि कहते हैं, ये इसी को साइन कहते हैं। ओके, तो जब हमने 12 हिस्सा कर दिया तो हम बता सकते हैं कि वो इस वाले पार्ट में है। पर अब पार्ट बताने में भी मजा नहीं आएगा भैया, कौन से पार्ट में है, तो हम उसका नाम रख देंगे। तो जो 12 पार्ट है उसको हमने नेमिंग कर दी, और नेमिंग करके हमने क्या नाम दिए उनके, हर डिवीजन का हमने कुछ नाम दिए। क्या नाम दिए? देखिए, ये तो जोडियक के मैंने 12 डिवीजन कर दिए हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ना, देखिए ये पूरा 360 डिग्री का जोडियक था, आपने 12 हिस्सों में मैंने बांट दिया इसको। मान लो जोडियक यहाँ से शुरू हो रहा है 0 डिग्री से, तो पहला डिवीजन कितने डिग्री का बना बताइए मुझे सब लोग। 30। तो पहले पार्ट को आई विल से 30 डिग्री, दूसरा पार्ट को जो 30 से 60 तक का है उसको आई विल से टॉरस, थर्ड पार्ट विच इज फ्रॉम 60 to 90 आई विल नेम इट जेमिनी, 90 to 120 I will name it Cancer, 120 to 150 I will say Leo, 150 to 180 Virgo, 180 to 210 Libra, then Scorpio, then Sagittarius, then Capricorn, then Aquarius, and last one is Pisces. अब देखिए, कोई जातक पैदा हुआ और जोडियक में मैं कहता हूं मरकरी 40 डिग्री पर है, तो अब आपके दिमाग में क्या इमेज बनी? 40 डिग्री में है तो वो कौन से साइन में बैठा हुआ है? टॉरस। एकदम से समझ में आ गया ना, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ गया प्लैनेट। और अगर मैं कहता हूं कि भैया जुपिटर 189 डिग्री पे है, तो कौन से साइन में बैठा हुआ है? लिब्रा। तो हमें दोनों प्लैनेट समझ में आ रहे हैं ना, एक टॉरस में बैठा है, एक लिब्रा में। तो ये क्या है? इसका एक तरह से प्लैनेट का जीपीआरएस है, प्लैनेट का जीपीआरएस। हमें पता लग गया कि प्लैनेट ये यहाँ बैठा है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ईच डिवीजन इज गिवन अ नेम। वो नाम क्या है? इंग्लिश में मैंने बताए, हिंदी में इनको कहते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन लास्ट में। उसके बाद क्या है? 12 राशियां तो है, ये स्थिर है। 12 राशियां जो हमने जोडियक के 12 डिवीजन करी है, ये स्थिर है, वो अपनी जगह से मूव नहीं होते हैं। उसके अंदर जो ग्रह है वो घूमते रहते हैं। तो जितने भी 12 डिवीजन है उसमें जो 9 प्लैनेट है, 9 में से 7 प्लैनेट को ओनरशिप दी जाती है। राहु और केतु को किसी भी राशि की ओनरशिप नहीं मिलती। दे आर नॉट लॉर्ड ऑफ एनी ऑफ द साइन। तो 7 प्लैनेट बचे हमारे पास, 12 हाउसेज हैं। तो दो हाउसेज नहीं, सॉरी, राशियां हैं। तो दो राशियों का एक एक प्लैनेट लॉर्ड है। तो जैसे एरीज एंड कैप्रिकॉर्न की जो लॉर्डशिप मिली है वो मार्स प्लैनेट को मिली है। कैन यू सी मार्स? सी टॉरस एंड लिब्रा, इनकी लॉर्डशिप मिल गई वीनस को। जेमिनी एंड वर्गो, इनकी लॉर्डशिप मिली है मरकरी प्लैनेट को, मतलब वो उसके ओनर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एक डिवीजन है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं। तो यहाँ पे तो हमारे मिनिस्टर बदलते रहेंगे परंतु जोडियक में जो लॉर्ड है वो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, राइट एवरीबॉडी? यस। कैंसर और लियो, सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक प्लैनेट, एक एक राशि की ओनरशिप मिली है। तो कैंसर की ओनरशिप मिली है चंद्रमा को, और लियो की ओनरशिप मिली है सूर्य को। ओके, उसके बाद सैगिटेरियस एंड पाइसेस, इसकी ओनरशिप मिली है जुपिटर प्लैनेट को। और 2 एडजेसेंट राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर और कुंभ। इसका जो स्वामित्व प्राप्त है, इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि महाराज है, शनि देव, सैटर्न है। तो दिस इज अबाउट द 12 साइंस एंड देयर लॉर्ड्स।
राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ओके, तो जब जोडियक को 12 हिस्सों में बांटा तो 12 डिवीजन राशियां बन गई। अब हम क्या करेंगे कि ये तो 30 डिग्री भी बहुत बड़ा होता है, जोडियक इतना विशाल है, उसका तो 1 डिग्री भी बहुत विशाल होता है। जब अब वो 1 डिग्री ऊपर तक एक्सपेंड होता हुआ जाएगा तो वो बहुत विशाल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सेम जोडियक को अब हम 12 की जगह 27 भागों में बांटेंगे। तो जोडियक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड the zodiac into 27 equal part. When we divide 360 by 27, then size of the each division will be 13 degree 20 minutes. Okay, तो हर डिवीजन जो 27 बने उनमें हर डिवीजन का जो साइज है वो 13 डिग्री 20 मिनट है। 27 डिवीजन तो हो गए, पर इसमें भी हमें नाम देना पड़ेगा, जब भी तो हम कहेंगे कि भाई प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, तो इसके भी नाम होते हैं, उसको हम समझते हैं। चलिए इसको मैं समझाऊंगा। देखिए तो क्या है, देखिए ये 27 नंबर है। नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारा खेल नक्षत्रों का है केपी में। नक्षत्र आर द बेस ऑफ द कृष्णमूर्ति पद्धति। 27 नक्षत्रों के नाम हमें पता होने चाहिए। वैसे सॉफ्टवेयर में तो लॉर्ड लिखे हुए आ जाते हैं तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल इफ वी आर एस्ट्रोलॉजर वी शुड मेमोराइज द नेम ऑफ दिस 27 नक्षत्रास बाय हार्ट। टाइम लगता है, धीरे धीरे पर आ जाएगा। तो 27 जो डिवीजन हुए 13 डिग्री 20 मिनट के, हर डिवीजन का नाम इस तरह से दिया गया। पहला डिवीजन का नाम अश्वनी है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं जिससे ये नाम आपके दिमाग में प्रिंट होने शुरू हो जाए, बार बार पढ़ोगे आ जाएगा। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पौष, अश्लेषा, ये 9 नक्षत्र हो गए। उसके बाद फिर 9 नक्षत्र की एक श्रृंखला है। मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 18 प्लैनेट हो गए। फिर 9 नक्षत्रों की फिर श्रृंखला है। मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, 27 नक्षत्र हो गए। इन 27 नक्षत्रों के भी लॉर्ड होते हैं, जैसे राशियों के लॉर्ड है। यहाँ पे एक फर्क ये आ गया कि राहु केतु को किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं दी, परंतु राहु केतु को नक्षत्र की लॉर्डशिप मिलती है। तो हमारे 7 की जगह 9 के 9 प्लैनेट को यूटिलाइज हो गए। अब भाई सीधी सी बात है, 27 नक्षत्र है, 9 प्लैनेट है, तो 3 नक्षत्रों को एक एक प्लैनेट की लॉर्डशिप मिल जाएगी। यस और नो? यस यस तो माधवी जी, पहला नक्षत्र और उससे नवा नक्षत्र मघा और उससे नवा नक्षत्र मूल, इसका जो स्वामी है वो केतु है। उसके बाद भरनी, देन 9th फ्रॉम भरनी पूर्वा फागुनी, देन 9th फ्रॉम पूर्वा फागुनी पूर्वाषाढ़, इसकी लॉर्डशिप वीनस को मिली है। कृतिका उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ की जो ओनरशिप है वो सूर्य को मिली है। रोहिणी, हस्ता, श्रावण की ओनरशिप मून को मिली है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा की ओनरशिप मार्स को मिली है। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा की ओनरशिप राहु को मिली है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद की ओनरशिप जुपिटर को मिली है। पौष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद की ओनरशिप सैटर्न को मिली है।
अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती की जो ओनरशिप है वो बुध को मिली है। ओके, तो ये हमारे 27 नक्षत्र हैं और ये उनकी लॉर्डशिप्स हैं। तो ये क्लियर हो गया हमको। तो नाउ वी हैव लर्न अबाउट द ज़ोडिएक, about the rashis, about the nakshatras, and about the planets, about the planets। ठीक है, सब लॉर्ड के बारे में मैं अब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको। सब लॉर्ड, ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये तो वैदिक काल से है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये केपी में एज इट इज उठा लिया गया है। इसमें क्या दुनिया की कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है जिसके ऊपर इनमें ये हम यूज नहीं करते। ओके, राशि, नक्षत्र और प्लैनेट सब जगह यही है, उनके कार्यकत्व यही है। अब हम जो सब लॉर्ड पढ़ेंगे दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच इज फाउंडेड बाय श्री कृष्णमूर्ति जी। इसके बारे में मैं अगली क्लास में पढ़ूंगा। ओके, देखिए हमारा सेशन किस तरह से चलेंगे। शुरू में 3-4 सेशन कॉन्सेप्ट वाले हैं। शुरू में 4 सेशन में ये लगेगा कि यार एस्ट्रोलॉजी तो आ नहीं रही तो ये कॉन्स्टलेशन, ये जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हमको केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने के लिए क्या क्या इनग्रेडिएंट चाहिए वो सारे के सारे हम इकट्ठे करेंगे शुरू के 4 लेक्चर में या 5 लेक्चर में। When we have all the ingredients to utilize, which are utilized in the prediction, then we will go to the prediction part। जैसे आप लोग खाना बनाना सीखते हो भाई, आप लोग पुलाव बनाओगे तो उससे पहले उसका मसाले इकट्ठे करोगे, ये सुनो। उसके बाद ही तो आप उसके बाद ही तो बनाओगे ना, या पहले ही बना दोगे। तो कुछ लोग होते हैं जब शुरू के 4-5 सेशन उनको फिर ये लगता है यार अभी तक ये नहीं बताया कि शादी कैसे होगी, वो सोचते हैं सीधे शादी का बता दो। जो इमारत में फाउंडेशन नहीं होती वो बिल्डिंग गिर जाती है। एक घटना बताता हूँ, दिल्ली जाता था एक बार, 1 साल तक निकलता था एक जगह से, ब्लॉकेज था, एक बिल्डिंग टावर खुद रही थी, टावर बनने वाली है जी वहाँ 30 मंजिल की। 1.5 साल हो गया, वो अंदर ही काम होता रहे। मैंने कहा बड़ा स्लो काम हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। 1 साल बाद मेरा दोस्त एक सिविल इंजीनियर है मेरे साथ था, मैंने कहा ये कुछ होता हो भी रहा है यार, गड्ढा खोद के बैठे हूँ 1 साल हो गया। बोला ये 30 मंजिल की टावर है, इसकी फाउंडेशन में बहुत काम होता है, इसको जमीन तक लाने में ही बहुत ज्यादा काम है, लेवलिंग होती है, जो भी बहुत कुछ काम होता है। जब वो फाउंडेशन पे आएगी और जब वो एक बार लेवल पे आ गई उसके बाद मैं देखता हूँ हर 20 दिन बाद एक स्लैब टलना शुरू हो गया, खटाखट 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 बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। फाउंडेशन बनने में 1.5 साल तो मुझे निकलते हुए मेरे सामने होता रहा था। एस्ट्रोलॉजी में अगर आपकी फाउंडेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग केपी पढ़ाने वाले ऐसे हैं, पहले दिन से शुरू कर देते हैं कि 7th का सब लॉर्ड 2, 7, 11 दे रहा है, शादी होगी। स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, उनका बेस नहीं होता, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाते, उनकी बिल्डिंग गिर पड़ती। ओके, जो आज मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको ना भी पढ़ाता तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, या थी? ठीक है, तो हमारा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वी कैन नॉट बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग केस स्टडीज भी लेंगे, जैसे कि हम मैरिज लेंगे, उसके बाद एक सेशन हम रखेंगे केस स्टडीज का। जो छोटे टॉपिक होंगे उसकी पहले में उसके रूल्स समझेंगे, फिर उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। जो बड़ी बड़ी घटनाएं, एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी घटनाएं, सबकी केस स्टडी नहीं ले सकते, पर मुख्य मुख्य घटना जैसे शादी है तो शादी में डिनायल है, लव मैरिज है, हैप्पी मैरिज है, डाइवोर्स है, तो इस तरह की केस स्टडी हम लोग लेंगे। ओके, और फिर आप लोग उसमें अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग समझेंगे, एक सेशन हमारा रहेगा थ्योरी का, और उसके बाद जो बड़े टॉपिक हैं उसके अंदर फिर हम एक सेशन रखेंगे हम केस स्टडी का। 23 से 24 सेशन हमारे रहेंगे। ओके, धीरे धीरे हम इसको समझते रहेंगे, केस स्टडी लेंगे। बीच बीच में कभी कभी मैं स्टूडेंट्स की भी कुंडली बना के डिस्कस कर लेता हूँ, वो भी मैं करूंगा। ओके, तो आज जो मैं मुझे पढ़ाना था वो हमने पढ़ा।
अब इसके बेस पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अच्छा, एक दो चीज और बता दूं बिफोर आई टेक द क्वेश्चन। इस सेशन के बाद सब लोग मुझको अपना मैं आपको एक फॉर्मेट भेजूंगा, उसमें आपको इंफॉर्मेशन बच के भेजनी है। उसके बेस पे आपको KP Star 1 का सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। तो वो सब मैं ग्रुप में लिख दूंगा। पहले मैं आपको एक फॉर्मेट भेजूंगा। आई विल नीड योर नेम, आई विल नीड योर email ID, and there is one activity which all of you which have sought for the software. Okay, तो उसके लिए क्या क्या करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं भेजूंगा, उसको आप करिएगा, सबकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, हर व्यक्ति को जो आप मुझे email ID भेजोगे उस पे YouTube का प्राइवेट लिंक भेजा जाया करेगा। ये जो हमारे सेशन होंगे उसकी रिकॉर्डिंग मिलने में करीब 24 घंटे लिखते हैं। जैसे आज का सेशन है तो वो कल शाम तक अपलोड हो जाता है, तो 24 घंटे का टाइम लगता है, कई बार जल्दी भी हो जाता है। PDF आपको मिलेगी। ओके, स्टडी मटेरियल जिसमें कॉन्सेप्ट होंगे। जो मैं ये सेशन आपको पढ़ाता हूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो आप बाद में सुन के अपने नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन सको। ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये मेरे नोट्स हैं। इसकी कई लोग कहते हैं जो आप पढ़ा रहे हो ये भी दे दो, ये मैं नहीं देता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं। ओके, और कोई भी टीचर इस तरह से अपने नोट्स दिखाता नहीं है जैसे मैं आपको ये डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, पर मैं शो करता हूँ जिससे कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ और जो स्क्रीन पे देख के ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सको। ओके, तो आप लोग वीडियो को बाद में सुन के अपने नोट्स बना सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट की PDF आपको वैसे अलग से मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो आपको वीडियो मिलेगा, एक स्टडी मटेरियल मिलेगा, और सर्टिफिकेट तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा। अब मुझे बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो। सर प्रश्न नहीं है, बट आई वांट टू से दैट योर प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड्स आर ब्यूटीफुल। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैंने बहुत इसमें मेहनत तो लगाई है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो अच्छी तरह से स्टूडेंट उसको सीखे और उनका वैल्यू एडिशन हो, है ना। तो आप लोग मेहनत करोगे बहुत जल्दी सीखोगे, सीख जाओगे। तो अभी देखिए सबका इंटरेस्ट है, जब भी तो सीखना है, नहीं तो क्यों आएंगे। सर ये थोड़ा मेमोराइज करने में नक्षत्र टाइम लगेगा। ये इसको मेमोराइज नहीं करना, ये तो यू विल रीड इट मल्टीपल टाइम्स, अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और KP में एक बात बताऊं आपको, कई बार नक्षत्रों के नाम की जरूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट द नक्षत्र का लॉर्ड। तो जो भी आपको मैंने KP Star 1 का स्क्रीनशॉट दिखाया था ना, तो उसमें हर प्लैनेट के कौन से नक्षत्र में उसका लॉर्ड अपने आप लिखा हुआ आता है। तो इवन इफ यू टेक सम टाइम इन मेमोराइजिंग द थिंग्स, you don't have to worry, everything is calculated by the software. You are fortunate, you and me are fortunate that we are living in a time where we have software, application, laptop, mobile. तो हमें कुछ नहीं करना। ओके, सब कुछ बना बनाया आपको, बना बनाया हलवा मिलेगा, आपको हलवे को खाना है बस। ठीक है सर, वो एक क्वेश्चन मेरे साइड से है कि ये जो KP Star 1 सॉफ्टवेयर है, ये तो थोड़ा तेज बोलिए शुभांकर जी, समझ में नहीं आ रहा। ये जो आपने KP Star 1 को जो सॉफ्टवेयर देंगे, ये तो डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल होगा। हाँ, इसके साथ मोबाइल में कुछ है, जैसे कि मतलब Star में मोबाइल होता है? नहीं, मोबाइल पे नहीं है शुभांकर जी। ओके, It will work only on laptop और desktop। ओके, ठीक है, और किसी का कोई? सर टैब में इंस्टॉल होगा? नहीं, टैब में नहीं होगा, ओनली लैपटॉप और डेस्कटॉप। लैपटॉप ले लीजिएगा, आपने ऑप्ट किया है उसके लिए। देखिए, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर नहीं लिया है, जिसने लिया है तो उसको लैपटॉप तो अरेंज करना होगा ना। ठीक है, जो जब आप या अभी नहीं है तो बाद में जब भी लोगे मैं इंस्टॉल करवा दूंगा उसको। ठीक है, एनीबडी एल्स? ठीक है, तो समाप्त कर दूं मैं आज का कार्यक्रम। यस ठीक है जी, गुड नाइट एवरीबॉडी, एंड वी विल गुड मीट नाइट सर। प्रणाम। फ्राइडे। ओके जी, गुड नाइट। Good night. गुड नाइट थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन।
Thank you, Good sir. night, Same here, everyone. sir. Bye bye. Good night, sir.